रख हौसला वे मंजर भी आएगा, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ एज मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आपके प्यारे चैनल जीनियस अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के बायोलॉजी यानी चैप्टर संख्या 3 जो होती है वह जीवों में वर्गीकरण या जीवों का विविधता, जीवों में विविधता यानी जीवों में विविधता के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन नोट करा के लिखाया और समझाया बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके वहाँ पे देखिए। और यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ एक बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के साथ साथ और सब बुक का सम्मिलित करके यहाँ पे लिखाने का प्रयास करूंगा। आइए आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। तो कल हम बता दिए थे, पीछे कल जो बताए थे पार्ट 1 में, आप लोग नहीं देखे जाके देखिए, उनके बारे में कुछ हम पॉइंट बता दिए देते हैं। कल बता दिए थे हम पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, समझिए ना, वह समय जो था आज से 3.5 यानी 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व जो थी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी। जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जो जीव हुआ करता था या मानव जो हुआ करता था वह आदि मानव की तरह अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे इसमें विकास में इनके समझिए ना शारीरिक परिवर्तन आया और आज मनुष्य जो थी इतनी बुद्धिमान जीवी बन चुके हैं। उनके बाद और बताए थे हम चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और इस विकासवाद के सिद्धांत को अपनी एक पुस्तक यानी उस पुस्तक का नाम था क्या नाम था? द लिविंग ऑफ द ऑरेंज ऑफ स्पीसीज, यानी उस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस पुस्तक में अपनी विकासवाद का सिद्धांत को वह प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा आज जो जिन जीवों को हम देख रहे हैं वो आज से कई वर्षों के बाद इसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आए। यही कहना था हमारे चार्ल्स डार्विन साहब का। उनके बाद बता दिए थे जो वर्गिकी यानी वर्गिकी का जन्म जो माना जाता है केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस ने बताया था कि केरोलस लिनियस ने अपने वर्गीकरण में समस्त जीवों को 2 भागों में बांट दिया था। समझिए, एक जंतु जगत, एक पादप जगत। पादप जगत के बारे में बता दिए, जंतु जगत के बारे में बता चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। और आइए आज आप लोगों को भी जानते हैं। फिर बाद में एक जगत का आविष्कार हुआ था, उसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद जगत का आविष्कार, 2 सुपर जगत का आविष्कार हुआ, 2 सुपर जगत का समझिए प्रतिष्ठान हुआ। उसी सुपर जगत के बारे में आज बताने यहाँ जा रहा हूँ, जिसमें से मैंने कल बता दिए थे बाद में 2 सुपर जगत की प्रतिष्ठा हुई। एक का नाम था प्रोकैरियोटस और दूसरा का नाम था यूकैरियोटस। यानी प्रोकैरियोटस में उन जीवों को रखा गया, इसके अंतर्गत मोनेरा जगत आते हैं, इनको उन जीवों को रखा गया समझिए ना। इसके अंतर्गत जीवाणु और नील हरित शैवाल को रखा गया, इनके अंतर्गत जीवाणु और नील हरित शैवाल को रखा गया। और यूकैरियोटस इसमें ऐसे जीव को रखा जिसके न तो मोनेरा में रखा न ही प्रोटिस्टा में रखा। इसका मतलब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ तक कल बता दिए थे। यूकैरियोटस यूकैरियोटस जगत में हम ऐसे जीव जंतु को रखें जिसको न तो हम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं न ही मोनेरा में रख सकते हैं। मतलब वो दोनों ही भिन्न होता है, इसलिए हम प्रोटिस्टा में भी नहीं रख सकते हैं, मोनेरा में भी नहीं रख सकते हैं। उनके बाद जानते हैं हम आर हिकेटर के वर्गीकरण। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आर हिकेटर। आर हिकेटर ने सन 1969 ईस्वी में वर्गीकरण का अपना एक सिद्धांत दिया और उस वर्गीकरण के सिद्धांत में उन्हें समस्त जगतों को मिलाकर उन्होंने 5 जगत का वर्गीकृत किया, 5 जगतों को वर्गीकृत किया, जिसमें से पहला है मोनेरा किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत यानी प्रोटिस्टा किंगडम, दूसरा है फंजाई जगत, तीसरा है फंजाई जगत, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया जगत। सन 1969 ईस्वी में आर हिकेटर नामक वैज्ञानिक ने, समझो दरी, सन 1969 ईस्वी में आर हिकेटर नामक वैज्ञानिक ने समस्त जगतों को शामिल करके 5 जगत का प्रस्ताव रखा, जो इनका यहाँ पे पढ़ते हैं।
पहला जगत का नाम था मोनेरा, दूसरा का नाम था प्रोटिस्टा, तीसरा का नाम था फंजाई, चौथा का नाम था प्लांटी, और पांचवा का नाम था एनिमिलिया। यही 5 जगत उनका था। इनके बाद हम इनको प्रत्येक जगत के बारे में समझिए ना, आगे हम डीप से चर्चा करेंगे और एक-एक जगत को पूरी डीप से बताएंगे। इन मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन सा जीव को रखेंगे, समझिए ना, उनको किस तरह से उस जीव के अंतर्गत कौन सा जीव आते हैं, उनका लक्षण क्या होता है, उनमें गुण क्या पाई जाती है, वह यही सब उनके बारे में बताएंगे। सब जगत के बारे में, पांचों जगत के बारे में बताएंगे। उनके बाद है विभिन्न स्तरों पर उनकी विशेषता के आधार पर जगतों का वर्गीकरण, यानी समझो तो हम जगत को, यानी जगत को हम उपजगत में बांटते हैं। कुछ वैज्ञानिक आया, समझिए ना, आधुनिक समय में, समझिए ना, जब ये जगत का आविष्कार हुआ था, तो उसके बाद जो आप वैज्ञानिक आया, जगत को समझिए उप जगतों में बांटने का कार्य किया। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं जगत, जगत को हम उप जगत में बांटे, यानी किंगडम को उप किंगडम में बांटे। उप किंगडम के बाद कौन सा, फाइलम, फाइलम को किस में बांटेंगे, वर्ग में, वर्ग के बाद गुण में, गुण के बाद गण में, गण के बाद कुल में, यानी जगत को हम उपजगत में बांटे। जगत को उपजगत में, उपजगत को बताओ किसमें, फैलम में। अब फैलम को किन को बांटे, वर्ग में, वर्ग को गण में, और गण को कुल में, और कुल को हम क्या चीज में बांटे, वंश में, और वंश को हम जाति में। इन्हीं के बारे में पूरी पूरी चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे। यानी जगत, किसी भी जीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो है जाति। कौन सा है रे, जाति। जाति के बाद कौन सा जीव, कौन सा वंश में आएगा, उनके बाद कौन सा समझिए कुल में आएगा, उनके बाद कौन सा गण में आएगा, उनके बाद वह जीव कौन सा वर्ग में आएगा, कौन सा फैलम में, कौन सा जगत में आएगा, इनके बारे में बताएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं समझे तो हम आगे चलकर ये वीडियो जो आगे वाले वीडियो में बनेगी, इनके प्रत्येक बारे में मैंने समझाऊंगा, और आपको सुनते या देखते देखते आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार आप लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आइए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उनको समझते हैं। 1977 ईस्वी में कार्ल बोस नामक वैज्ञानिक आए। 1977 बता रहे, 1977 ईस्वी में कार्ल बोस नामक वैज्ञानिक आए, और उन्होंने अपने वर्गीकरण में मोनेरा को 2 जगतों में बांटा। मोनेरा को कितने भागों में बांटा, 2 में। एक को आर्की बैक्टीरिया, एक को यूकी बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत उन्होंने समझिए ना ऐसे इसमें जीव को शामिल किया गया, समझिए ना, जो प्राचीन होती है, जो क्या होती है, प्राचीन, समझिए ना। और यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ऐसे जीव को शामिल किया गया जो विकसित हो रहा है, या जो विकसित जीवों के सदस्यों को शामिल किया गया, विकसित जीवों के सदस्यों को शामिल किया, जिनका समझिए ना विकास हुआ है। समझा। तो सन 1977 ईस्वी में कार्ल बोस नामक वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत को 2 भागों में बांट दिया, समझिए ना। एक का नाम था आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा का नाम था यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत प्राचीन जीव को रखा, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत विकसित जीवों को रखा, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत विकसित जीवों को रखा। समझ में आया तुमको? उनके बाद है मोनेरा जगत। उनके बाद क्या है, यहाँ पे बता दिए थे हम, जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, समझिए ना, आर हिकेटर। आर हिकेटर ने समझिए ना समस्त जगतों को मिलाकर 5 जगत का, समस्त जगत मिलाकर 5 जगत का वर्गीकरण किया, जिसमें पहला था मोनेरा, और दूसरा क्या था बताओ तो, प्रोस्टिस्टा, तीसरा कौन था, फंजाई, और चौथा कौन सा था बताओ तो, प्लांटी, और पांचवा कौन था, एनिमिलिया। अब यहाँ से आप लोगों को जब एक एक जगत लेकर उठाएंगे तो अपने याद हो जाएगा। उनके बाद सबसे पहले जानते हैं मोनेरा जगत। कौन सा, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत यानी मोनेरा किंगडम। देखो, इसके पॉइंट में मैंने लिखाया हूँ, सब पॉइंट पॉइंट करके। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर बिना पॉइंट का भी लिख सकते हैं, तो पैराग्राफ चेंज करके कुछ पॉइंट तक लिख के उनके बाद आधा पेज हो जाएगी, उनके बाद कुछ पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख सकते हैं।
लेकिन अच्छा तरीका आजकल एग्जाम में पॉइंट ही अच्छा हो गया। आजकल के अधिकतर एग्जाम में देखते हैं पॉइंट बनाकर अच्छा माना जाता है लिखना, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट बना के लिखे हैं। मोनेरा जगत, देखो इस जगत के अंतर्गत, इस जगत के अंतर्गत सूक्ष्म प्राचीन सूक्ष्म जीवों यानी प्राचीन जीवाणुओं को रखा। किनको रखा? प्राचीन सूक्ष्म। मोनेरा जगत के अंतर्गत बता दी, इसके अंतर्गत में जीवाणु, नील हरित शैवाल सब बताए थे ना, ये सब आते हैं, समझ गया ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मोनेरा जगत, यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत समझिए ना, हम प्राचीन सूक्ष्म जीवों को, प्राचीन सूक्ष्म जीवों, प्राचीन जीवाणुओं को रखा, समझा। प्राचीन समझिए ना शैवाल को रखा, वही यहाँ पे लिखे हैं इस जगत के अंतर्गत प्राचीन सूक्ष्म जीवों को रखा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, नील हरित, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि आते हैं। अब इनके अंतर्गत यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन सी समझिए ना जीवाणु आती है, तो पहला आ जाएगा समझिए ना नील हरित शैवाल, साइनो नील हरित शैवाल को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, कौन सा बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और विभिन्न प्रकार के जीवाणु आते हैं, और विभिन्न प्रकार के जीवाणु आते हैं। दूसरा पहला पॉइंट में क्या बता दिए, पहला पॉइंट में बता दिए इस जगत के अंतर्गत समझिए ना ऐसे जीव को रखा गया जो प्राचीन होती है, जो क्या होती है? प्राचीन होती है। उनके बाद बता दिए थे इस जगत के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, नील या नील हरित शैवाल समझिए ना विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को रखा। तो उनके बाद तीसरा पॉइंट है इनके अंतर्गत जो जीवाणु आते हैं वे विभिन्न प्रकार के आकार के होते हैं। तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं इस यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव या जो भी जीवाणु आते हैं, वह जो होती है उनका आकार भिन्न भिन्न आकार की हो सकती है, यानी उनका आकार जो होती है भिन्न भिन्न आकार का हो सकता है। मतलब मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीवाणु आते हैं उनका आकार एक समान नहीं होता, किसी का आकार गोल होता है, किसी का आकार दंडाकार होता है, किसी का आकार बेलनाकार होता है, समझा। वही यहाँ पॉइंट लिखे हैं। जैसे एक जीवाणु जिनका नाम है कोकाई, कोकाई उस जीवाणु का आकार कैसी होती है? गोल होती है। एक जीवाणु है जिसका नाम है बेसिलस, कौन सा है? उनका आकार कैसा होता है? दंडाकार होता है। कैसा होता है? दंडाकार होता है। और बहुत सारा लिख सकते हैं, डैश डैश से हम लिख दिए। उनके बाद जानते हैं चौथा पॉइंट, इस जगत के जीव के कोशिका में कोशिका का सभी अंग विकसित नहीं होता। इस यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, इस जीव के कोशिका में कोशिका के सभी अंग विकसित नहीं होता है, कोशिका का सभी अंग विकसित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि इस जीव के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाई जाती है, नहीं गोल्जिकाए पाई जाती है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, नहीं सेंट्रोसोम पाई जाती है। ये सब बताओ इस जगत के अंतर्गत जो भी जीव आएगा उसमें नहीं पाया जाएगा, समझा। एसपी डाल थोड़ा ज्यादा बता दे फिर, चलिए आराम से बता रहे हैं, समझो। शाम रात हो गया नहीं इसीलिए स्पीड से खींच रहे। जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका इत्यादि नहीं पाई जाती इसमें। उनके बाद कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल भी पाई जाती है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कुछ जीवाणु इसमें इस जगत के अंतर्गत कुछ ऐसे जीवाणु थे जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। और जब क्लोरोफिल तुम लोग जानता है जिस चीज में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो बताओ क्लोरोफिल पाई जाती है इसका मतलब वो भोजन बना लेती है, वो भोजन अपने से बना लेती है। तो हम बोल सकते हैं इस जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वह परपोषी भी होती है और स्वपोषी भी होती है, मतलब अपना से भी भोजन बना लेती है और दूसरा जीव से भी जीव अपना भोजन प्राप्त करती है। आगे यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये उनके बाद सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते। अब यही पे हम पढ़े, समझा। बहुत सारा जीवाणु होती है जो कि रोग उत्पन्न करती है, जो क्या करती है हमारे लिए हानिकारक होती है, समझा ना। बहुत सारा जीवाणु होती है जो क्या करती है हमारे लिए हानिकारक होती है, रोग उत्पन्न करती है, समझा। जीवाणु क्या करती है? रोग उत्पन्न करती है। अब बहुत सारा ऐसे जीवाणु जो हमारे लिए लाभकारी होती है, जो क्या आती है? लाभदायक होती है। जैसे एग्जाम्पल में तुम लोग को बता रहे हैं दूध, दूध जब समझ गया ना क्या करता है?
दही बनाने के लिए गाँव देहात में पौरता है, क्या कहता है? जब दूध को पौरता ही बोलता है ना, तो बताओ उसमें जो समझिए ना जोरन होता है, जोरन डालता है, समझिए ना, उस जोरन में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, क्या होती है? वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पूरा दूध में छा जाता है और वही जीवाणु समझिए क्या बना देता है? दही बना देता है। क्या बनाता है? दही बना देता है। समझा? बताओ दही खाना अच्छा है कि समझिए ना कि दूध खाना अच्छा है? समझिए ना, दही खाना अच्छा है, समझिए ना, क्योंकि दही समझिए ना शरीर में पचा हुआ रहता है, समझिए, खाएँगे तो समझिए ना पचाने की अधिकतर हमको आवश्यकता नहीं होगी बॉडी को, लेकिन वहीं पे दूध खाएँगे समझिए ना उसमें प्रोटीन होता है, उसमें शरीर को एनर्जी लगता है पचाने में, समझा? तो दही लाभकारी होता है कि दूध? दही होता है, लेकिन पेशेंट को नहीं खिला देना दही, पता चलेगा समझिए ना चल गया, घोलट गया, समझा? तो बताओ जीवाणु हानिकारक मानव के लिए हानिकारक होती है कि लाभदायक होती है? लाभदायक दोनों होती है, समझा? वही यहाँ पे बस यहीं तक आया, इनके बारे में हम बताएंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। इस जगत के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत ऐसे जीव को रखते हैं जो क्या होती है? प्राचीन होती है। जो क्या होती है? प्राचीन होती है। जो प्राचीन होती है यानी प्राचीन सूक्ष्म जीव होती है। इस जगत के अंतर्गत हम समझिए ना जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, समझिए ना विभिन्न सारा जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल को रखते हैं। इस जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वह परपोषी भी हो सकते हैं, स्वपोषी भी हो सकते हैं, समझा? इस जगत के अंतर्गत जो जीव आते हैं समझिए ना कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल भी पाई जाती है, जिसके कारण से वह भोजन स्वयं बना लेते हैं। उनके बाद बता दिए थे समझिए इस जीव के अंतर्गत यानी इस जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनका आकार जो होती है एक समान नहीं होते, भिन्न भिन्न समझिए जीव का आकार भिन्न भिन्न आकृति की होती है, या भिन्न भिन्न जीवाणु के आकार की आकृति भिन्न भिन्न होती है। समझ में आया रहा इतना? उनके बाद यही तक आया। आगे वाले वीडियो में आप लोगों को प्रोटिस्टा जगत बताएंगे। अगर आपको अगर समझ में ये आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने तैयारी तैयारी को बेहतर कीजिए। मैं अ, जो भी ये वीडियो अभी थोड़ा हो सकता है क्वालिटी कंटेंट में दिक्कत, लेकिन आपको अच्छी से अच्छी प्रयास करूँगा आप लोगों के बीच लाने का, क्योंकि अभी यहाँ पे संसाधनों की कमी है। जितनी संसाधन होनी चाहिए ऑनलाइन क्लास में उतनी संसाधन नहीं है।